इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 10 बजे कोरोना की जांच के लिए मुख्तार अंसारी का RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। जेल पहुंचते ही मुख्तार अंसारी ने कहा कि वो थक गया है, उसे थोड़ा आराम करने दिया जाए। चौबीस जनवरी 2019 को इस जेल से निकला और 7 अप्रैल 2021 को सूरज की किरण फूटने से पहले ही यूपी का कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी फिर बांदा जेल के अंदर पहुंच चुका था। मुख्तार का फिर से अब वही पुराना पता होगा, बांदा जेल। यूपी पुलिस की टीम ने 14 घंटे के अंदर 900 किलोमीटर का सफर तय करके उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट करवा दिया। करीब 15 घंटे का जो पूरा सफर था वो पूरा हो चुका है और बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल पर मुख्तार अंसारी का जो कॉन्वॉय है वो पहुंच चुका है। मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें देखिए, ये वो सभी गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस जा रही है मुख्तार अंसारी की और ये 2 गाड़ियां अंदर गई है। इसके अलावा पुलिस की तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, कुल 4 गाड़ियां एम्बुलेंस समेत अंदर गई है। और मुख्तार अंसारी को लेकर के जो पूरा कॉन्वॉय चला था 20 गाड़ियों में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ वो फिलहाल पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल में। माफिया मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने वाली टीम के चेहरों से लंबे सफर की थकान गायब थी। उन्हें इस मिशन की कामयाबी पर गर्व था और इस बात का सुकून था कि कुख्यात माफिया की सारी तिकड़में एक बार फिर फेल हो गई। तो ये काम हमारा रूटीन का है, गाड़ी में चलाने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लेके आ गए थे, सकुशल दाखिल कर दिया। नहीं, कोई जरूरत महसूस नहीं थी, एकदम हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे, उच्चाधिकारियों के निर्देश थे, लेके हमने लाके दाखिल कर दिया। पूरे रास्ते में मुख्तार को यह एहसास होता रहा कि उसकी मौज मस्ती के दिन अब खत्म हो गए हैं। मुख्तार को बांदा जेल के जिस बैरक में रखा गया है वहां पर यह तय किया गया है कि माफिया अपने गुर्गों से दूर रहे। वो बैरक नंबर 15 में रखने की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई है। जी, बैरक नंबर 15 में सुरक्षा वगैरह वहाँ सब पर्याप्त बाहर जेल के लगाई गई है। इससे पहले मुख्तार के पूरे रास्ते पर लखनऊ में कमांड सेंटर से नजर रखी जा रही थी। मुख्तार के काफिले को लेकर यूपी के सेक्रेटरी और डीजीपी ने देर रात सीएम योगी को ब्रीफ किया। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम मंगलवार को दोपहर 2 बजे रोपड़ से रवाना हुई थी। आज सुबह 4:30 बजे पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा पहुंच गया। जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो कहीं नहीं रुके, इसके अलावा 1 सेकंड के लिए भी कोई स्टॉपेज नहीं लिया, ना ही उन्होंने कुछ खाया और 14.5 घंटे लगातार गाड़ियां चलती रही। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस की निगरानी में मुख्तार अंसारी सुरक्षित इस बांदा जेल पहुंच गया है। अब यहाँ पर जो उसके ऊपर मुकदमे हैं उनकी जांच तेज की जाएगी। फिलहाल बांदा जेल के बाहर ये CCTV कैमरे जो हैं नए लगाए गए हैं, जिनका आउटपुट सीधा लखनऊ में DG हेडक्वार्टर में है, ताकि एक एक मूवमेंट की नज़र जो है जेल के बाहर और जेल के अंदर भी इसी तरह के कैमरे लगे हैं, वो जो आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो देख सकें और तमाम जो केसेस हैं अब उनकी जांच तेज होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करीब 10 बजे मुख्तार का एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। मुख्तार या उसके गुर्गे जेल के अंदर कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसलिए जेल के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड नंबर 1 माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है बांदा जेल में। और बांदा जेल पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्तार की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो कराई गई हैं। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से अपने आप को अब यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रास्ते की थकान की वजह से फिलहाल मुख्तार अंसारी आने के साथ सबसे पहले ये वो 4:30 बजे यहाँ पहुँचा है। तो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बाद सबसे पहले वो अपने बैरक में, जिसको बैरक नंबर 16 दिया गया है, उसको अलॉट किया गया है। इसी को तन्हाई बैरक भी बोलते हैं और इसी तन्हाई बैरक में मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले आराम किया है। उसके बाद वो नहा धो करके तैयार हुआ है। 10 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की कोरोना जाँच कराई जाएगी और इसमें एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों ही टेस्ट कराए जाएंगे। और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्तार अंसारी की जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है।
पूरे जेल में इस समय सीसीटीवी का जो जाल है वो लगाया गया है। लखनऊ से बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुख्तार अंसारी के मामलों की सुनवाई शुरू की जा सके, ताकि जिस बड़ी कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा पहुंची है, उसमें निश्चित तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके और ये कोशिश की जा सके कि मुख्तार अंसारी के जो पेंडिंग केसेस हैं या जो ट्रायल में फाइनल स्टेजेस में हैं उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक लाना यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 900 किलोमीटर के इस सफर को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। बांदा से रोपड़ और फिर रोपड़ से बांदा, दोनों तरफ आने जाने का रास्ता 1800 किलोमीटर का है। रास्ते में कई जोखिमों की आशंका थी। मुख्तार के दुश्मन हरकत कर सकते थे, लेकिन यूपी पुलिस के इंतजाम इतने कड़े थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया। लेकिन मुख्तार अंसारी का पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। अंसारी की इस जेल यात्रा के लिए यूपी सरकार ने भारी भरकम इंतजाम किया था। यूपी पुलिस के 100 जवान, पीएससी की एक कंपनी, एक सीओ, 2 डीएसपी और पुलिस की 20 सरकारी गाड़ियां एम्बुलेंस के साथ चल रही थी। करीब 15 घंटे का जो पूरा सफर था वो पूरा हो चुका है और बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल पर मुख्तार अंसारी का जो कॉन्वॉय है वो पहुंच चुका है। मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें देखिए, ये वो सभी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस जा रही है मुख्तार अंसारी की और ये 2 गाड़ियां अंदर गई है। इसके अलावा पुलिस की तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, कुल 4 गाड़ियां एम्बुलेंस समेत अंदर गई है और मुख्तार अंसारी को लेकर के जो पूरा कॉन्वॉय चला था 20 गाड़ियों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ वो फिलहाल पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल। मुख्तार अंसारी को जिस रास्ते से पंजाब से यूपी लाया गया है उसे नक्शे से समझिए। रोपड़ से खरड़ बाईपास होते हुए यूपी पुलिस का काफिला अंबाला पहुंचा। अंबाला से सारी गाड़ियां करनाल की ओर बढ़ी। करनाल से यूपी पुलिस ने केएमपी रोड पकड़ी और पानीपत से होते हुए सोनीपत आए। सोनीपत से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड होते हुए मुख्तार अंसारी यूपी में दाखिल हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा से मुख्तार को यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते मथुरा, आगरा, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए इटावा, औरैया, हमीरपुर और आखिर में बांदा जेल तक पहुंचाया गया। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखिए सीसीटीवी कैमरे भी आज ही इंस्टॉल किए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरे के जरिए लखनऊ से बाकायदा यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी कि किस तरीके के यहाँ पर हालात चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो बॉन कैमरे होते हैं जो कि बॉडी में पूरी तरीके से ट्रैफिक कर्मी अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे और लखनऊ से पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी। ड्रोन कैमरे के जरिए भी यहाँ मॉनिटरिंग किया जाएगा ताकि मुख्तार अंसारी की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है अपनी उसी जगह पर जहां उसे असल में होना चाहिए था। मुख्तार अंसारी बांदा तो पहुंच गया, लेकिन अब टेंशन उसकी सुरक्षा को लेकर है। ये चैलेंज पुलिस के लिए तो है ही, साथ ही माफिया के परिवार वालों के माथे पर भी बल पड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी के दोस्त से ज्यादा दुश्मन हैं और वो कहीं भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। मुख्तार के यूपी आते ही उसके परिवार की भी टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है खुद मुख्तार की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कहा कि उनके शौहर का एनकाउंटर हो सकता है। यही गुंडे, यही माफिया, यही अपराधी उत्तर प्रदेश को अपनी शरण स्थली मानते थे। कभी अगर उनकी पत्नी को ये नहीं लगा कि जैसे मैं पत्नी हूँ ऐसे अन्य जितने लोगों को उन्होंने मारा, जितना भय व्याप्त करते हैं वो भी तो किसी की पत्नी है, बच्चे हैं। इस बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने के पहले ही बांदा जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जेल में पहले से जो कैदी रह रहे हैं उनकी डिटेल्स जमा की गई हैं। आज की अगली बड़ी खबर देश में कोरोना विस्फोट से जुड़ी है। 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक के हाथ पैर फूल गए। हालात बिगड़ता देख अब राजधानी दिल्ली में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो भी दुकान खुली मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी दिल्ली प्रशासन की ओर से। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली की नाइट लाइफ पर भी ब्रेक लगा दिए हैं।
कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार को भी नाइट कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ा है और इसकी वजह है देश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट। मंगलवार को तो देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटे में 1,15,262 नए केस आए हैं, जबकि 630 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी मंगलवार को 5,100 नए मामलों का इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 30 अप्रैल तक 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू तो रहेगा, लेकिन कुछ जरूरी सर्विस को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास से मूवमेंट की छूट मिलेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट्स, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन पर रोक नहीं होगी। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूटा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इस बार महाराष्ट्र का ही है। 1,15,000 केस में करीब आधे केस महाराष्ट्र से। लेकिन हालात इतने खराब होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं पर लापरवाही। महाराष्ट्र देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। इसके बावजूद यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे ठेंगा दिखाया जा रहा है, ये आप मुंबई और नागपुर से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल से मिनी लॉकडाउन लगा है, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी भीड़ भाड़ वाले बाजारों को बंद कर दिया गया है। लेकिन नागपुर में व्यापारी लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतरा है और फिर जो तोड़फोड़ और हंगामा हुआ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तार हो गई। यह हाल तब है जब नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,753 केस आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के बाजारों में भी ऐसी ही भीड़ उमड़ी, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गईं। ऐसी ही लापरवाही का नतीजा है कि मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 55,469 केस आए, जबकि 297 लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी वेव का कहर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। बिहार, झारखंड में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। ये वीडियो इंदौर पुलिस के लिए भले ही शर्मिंदगी की वजह बना हुआ है, लेकिन जिस बात पर ये पिटाई हो रही है वो बहुत संगीन है। पुलिस का दावा है कि शख्स से मास्क पहनने को कहा गया तो ये पुलिस पर हाथ चलाने लगा। ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवानों की हत्या करने वाले नक्सलियों ने अब नया दांव खेला है। नक्सलियों ने दावा किया है कि एक जवान उनके कब्जे में है, लेकिन उसकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें भी सामने रखी हैं। नक्सलियों ने 2 पेज का एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके दावा किया है कि सीआरपीएफ की कोबरा टीम का जवान राकेश्वर उनके कब्जे में है और पूरी तरह सुरक्षित है। नक्सली लोकल मीडिया को फोन भी कर रहे हैं और जवान की रिहाई के बदले शर्त रख रहे हैं। मेरा पापा आपके साथ है। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक जवान लापता है जो अभी तक नहीं मिला। हमले के तीसरे दिन एक चिट्ठी सीपीआईएम की दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी ने भेजी है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि जवान नक्सलियों के कब्जे में है। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थ को नियुक्त करने की मांग की गई है। लेकिन कुछ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी भी प्राप्त हो रहे थे जो सीपीएम माओवादी के कब्जा में ये जवान करके उसको तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के पश्चात इनको सुरक्षित रिट्रीव करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा उसमें सावधानी पूर्वक की जाएगी। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये समीक्षा की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी कैजुअलिटी कैसे हुई। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार सरकार के मंत्री पर किसने फेंके पत्थर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।